नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है खिलजी वंश। इससे पिछली वीडियो में हमने अपना पूरा गुलाम वंश कवर किया है। गुलाम वंश से 70 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट किए हैं और जितने भी क्वेश्चनों से एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं सब पर चर्चा की थी। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम खिलजी वंश। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपना, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया था? अर्थात दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो याद रखना, सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है खिलजी वंश। खिलजियों ने 1290 से 1320 तक अर्थात 30 वर्षों तक शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाले कौन है? तो याद रखना खिलजी। और पूछा जाए सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले, तो याद रखना ये तुगलक है। इन्होंने 1320 से 1414 तक शासन किया था। तो याद रखना, अगर पूछा जाए सबसे अधिक समय तक तो तुगलक हो जाते हैं और सबसे कम समय तक खिलजी। अगर पूछा जाए गुलामों ने या गुलाम वंश इन्होंने कब तक शासन किया, तो याद रखना 1206 से 1290 तक गुलाम वंश द्वारा शासन किया गया है। और अगर लोधी की बात करें तो ये याद रखना 1451 से 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक किसने शासन किया है? लोधी ने। एक वंश बचा है, याद रखना आप, सैयद वंश। अगर सैयद वंश के बारे में पूछा जाए इस सैयदों ने कब तक शासन किया था, तो याद रखना 1414 से 1451 तक किसके द्वारा शासन किया गया है? सैयदों द्वारा शासन किया गया है। सही है, तो ये वंश है दिल्ली सल्तनत के। अगर इनके क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आएंगे आपके गुलाम, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, इन वंश द्वारा क्रम से शासन किया गया है। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक समय तक तो तुगलक, सबसे कम खिलजी। और अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक शासक किस वंश में हुए हैं, तो याद रखना सर्वाधिक शासक हुए थे गुलाम वंश में, टोटल 11 शासक हुए थे। और पूछा जाए सबसे कम शासक किस वंश में थे, तो लोधी में थे। कितने शासक थे? टोटल 3 थे। तो सबसे कम शासक लोधी, सबसे अधिक गुलाम। और कार्यकाल आए तो याद रखना सबसे अधिक समय तक तुगलक और सबसे छोटा खिलजियों का कार्यकाल रहा है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ। भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में सर्वाधिक थी? अर्थात ऐसा राजा जो भू राजस्व की दर सर्वाधिक वसूल करता था। तो इसका आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का ही नहीं, पूरे दिल्ली सल्तनत वंश का या पूरी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो सर्वाधिक राजस्व लेता था या कर लेता था। सही है। उसके बाद नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोलते हैं? भारत का लुई 14वां बोला जाता है। भारत का लुई 14वां किसे बोला जाता है? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जिस तरह से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे विस्तार पूर्वक पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा अल्लाह उल्लाह की उपाधि या पदवी धारण की थी? तो दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो याद रखना ये कौन सा है? मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था जिसने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। उसके बाद नेक्स्ट आप इसके बारे में याद रखना कि ये ऐसा शासक था जिसने खलीफा की सत्ता मानने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था और इसने स्वयं को ही क्या घोषित कर दिया था? खलीफा घोषित किया था। तो किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो उसका नाम याद रखना मुबारक शाह खिलजी। और ये कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था। क्लियर है? इससे क्वेश्चन बनते हैं मुबारक शाह खिलजी से। एक खलीफा की सत्ता मानने से इंकार किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया और कभी कभी नग्न अवस्था में दरबार में आने वाला सुल्तान कौन था? तो याद रखना मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो की हत्या किसके द्वारा की गई थी?
खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना इसकी हत्या तुगलक वंश के पहले व्यक्ति या पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। सही है। उसके बाद नेक्स्ट नासिरुद्दीन खुसरो से जो क्वेश्चन बनते हैं आप याद रखना कि ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नाम याद रखना नासिरुद्दीन खुसरो शाह। उसके बाद नेक्स्ट इसने याद रखना कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर की उपाधि धारण की थी। तो इसके द्वारा धारण की गई उपाधि कौन सी है? तो याद रखना पैगंबर की उपाधि थी। उसके बाद नेक्स्ट इसके समय कुछ नारे लगाए जाते हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसी कारण इसके खिलाफ जो नारे लगाए गए थे इस्लाम खतरे में है। याद रखना कि सुल्तान के खिलाफ इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए गए थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह, क्योंकि ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और ये जो था आपका हिंदू धर्म की बिरादू जाति का था। क्लियर है? कौन सी जाति का था? तो याद रखना बिरादू जाति का था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और ये भी याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो हिंदू से परिवर्तित होकर मुसलमान बना था और वो उसके बाद गद्दी पर बैठा था। इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना। सही है। क्या क्या है इसका? एक तो अंतिम शासक हो जाएगा, उसके बाद पैगंबर की उपाधि धारण करेगा, इस्लाम खतरे में है इसके द्वारा नारे लगाए जाएंगे और इसकी हत्या कौन कर देगा? तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक इसकी हत्या कर देगा। और गयासुद्दीन तुगलक इसकी हत्या करेगा, पूरा खिलजी वंश भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली पर फिर नया वंश स्थापित होगा। याद रखना तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना कौन करेगा? गयासुद्दीन तुगलक। और खिलजी वंश का अंत कौन करेगा? ये भी गयासुद्दीन तुगलक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कई बार बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अलाउद्दीन दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया है। अलाई दरवाजा इस्लामी वास्तुकला का रत्न है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये बनाया गया था। और कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या है? ये आपका अलाई दरवाजा। सही है। पिछली वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पूरा पढ़ चुके हैं, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान वहां का तत्कालीन शासक कौन था? तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करता है उस समय गुजरात का शासक कौन था? याद रखना कर्ण बघेल गुजरात का शासक था। अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया था, तो याद रखना 1297 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया है। और जब अलाउद्दीन खुद शासक बनता है तो गुजरात अभियान इसका प्रथम अभियान होता है। और गुजरात अभियान के बाद ही ये मलिक काफूर को खरीदता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कब खरीदा था? तो याद रखना गुजरात अभियान के दौरान। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस कर की शुरुआत की थी? अर्थात अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो चलाया गया कर था उसका नाम याद रखना। ये घरों पर लगाया गया कर था जिसे किस नाम से जानते हैं? तो घरी कर। ठीक है। और जब ये दुधारू पशुओं पर लगाता है, जो चरने वाले पशु हैं उन पर जो कर लगता है, तो याद रखना चरीकर। तो चरीकर और घरीकर किसके द्वारा लगाए गए हैं? तो ये याद रखना ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कर लगाए थे घरीकर और चरीकर। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, उलेमा लोग ने इसका विरोध किया था। तो नया वंश जो चलाना चाहता था उसका व्यक्ति का नाम याद रखना अलाउद्दीन खिलजी नया वंश चलाना चाहता था। ठीक है। और ये भी याद रखना कि किस सुल्तान ने उलेमा का अनुसरण करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा का अनुसरण करने से इनकार कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने ही राजत्व का सिद्धांत दिया था। तो याद रखना राजत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि धर्म अलग और प्रशासन अलग।
ठीक है, तो ये याद रखना कि राजत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है? धर्म अलग और प्रशासन अलग। उलेमा का अनुसरण करने से इंकार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और याद रखना कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने धनी व्यक्ति से उनकी संपत्ति छीन ली थी। तो धनी व्यक्तियों से संपत्ति छीनने वाला भी पहला शासक कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? नहीं दिया गया है, अर्थात कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा कौन सी उपाधि धारण नहीं की गई थी? तो इसने अल इमाम की उपाधि धारण की थी, उल इमाम की उपाधि धारण की थी, उसके बाद खिलाफा या खलीफा है ये उल्लाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण नहीं की गई थी? तो याद रखना उलू खां की उपाधि इसके द्वारा धारण नहीं की गई थी। तो ये उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो याद रखना ये उपाधि बलबन द्वारा धारण की थी। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और ये कभी कभी नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाता था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिक्कों पर तारीख लिखवाने की प्रथा अर्थात डेट जो होती है, तो सिक्कों पर तारीख लिखवाने की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई है आपकी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सही है, ये तारीख मतलब किस तारीख को कौन सा सिक्का जारी किया गया है, ये प्रथा किसके द्वारा चलाई गई है? ये चलाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सही है, जबकि दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी जो सिक्के चलाए थे वो चलाए गए थे इल्तुतमिश द्वारा। सही, इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के चलाए गए थे। जबकि अगर पूछा जाए सोने का टका किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखना सोने का टका बलबन द्वारा चलाया गया था। सही है, तो ये चीजें हैं, सिक्कों से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना कि तारीख लिखवाने की प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के शासनकाल में राजा रामचंद्र देव किस प्रांत के शासक थे? अर्थात जिस समय अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय दक्षिण भारत के शासक कौन थे? तो याद रखना शासक का नाम रामचंद्र देव है और ये कहाँ के थे? ये देवगिरी के थे। ठीक है, अगर पूछा जाए रामचंद्र देव किस वंश के थे? तो वंश भी याद रखना ये यादव वंश के थे। सही है, तो याद रखना राजा रामचंद्र देव किस वंश के थे? यादव वंश के, और जो इनका क्षेत्र था कहाँ था? तो याद रखना देवगिरी। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया अगला, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था, किसने रखा था? तो याद रखना ये जो नाम दिया गया है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया है और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था खिजर खां। इसने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम रखा था। तो याद रखना खिजराबाद। खिजराबाद किसे कहते हैं? तो कहना चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसके द्वारा नाम रखा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है। सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो याद रखना ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धारण की गई थी। कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखना द्वितीय सिकंदर की, और नया धर्म चलाना चाहता था। ये भी आपका उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, घोड़ों के नाल के आधार की मेहराब प्रथा का प्रयोग जो प्रारंभ किया गया था ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। अगर राजा का नाम आए तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी, और ये कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो याद रखना ये लाई गई थी अलाई दरवाजे में। सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो याद रखना अलाई
दरवाजे में किया गया था। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा है। शुद्ध इस्लामी वास्तु का रत्न किसे कहते हैं, ये भी अलाई दरवाजा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बाजार पर नियंत्रण कायम करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में मेन शासक ही अलाउद्दीन खिलजी है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी के इर्द गिर्द बनते हैं, तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। जब खिलजी पढ़ेंगे उसके बाद याद रखना बाजार पर नियंत्रण कायम रखने के लिए किसने प्रथा चलाई थी, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी होगा। सबसे मजबूत बाजार व्यवस्था किसकी थी, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी होगा। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो आमिर खुसरो से क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना ये किसके दरबारी कवि थे, ये भी अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। तो आमिर खुसरो के बारे में याद रखना कि अगर पूछा जाए आमिर खुसरो के बारे में कि आमिर खुसरो का जो वास्तविक नाम है, तो नाम क्या था, याद रखना मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन आमिर खुसरो का वास्तविक नाम था। अगर पूछा जाए जन्म कब हुआ था, 1253 पटियाला में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका उपनाम क्या है, तो याद रखना तोता ए हिंद इनका उपनाम है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा, देखिए किसके द्वारा कवि घोषित किया गया है, तो कवि घोषित किया गया है अलाउद्दीन के द्वारा। अगर ये पूछा जाए कि आमिर खुसरो सबसे पहले किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखना ये बलबन के दरबार में रहते थे, लेकिन बलबन ने इन्हें कवि घोषित नहीं किया था। कवि घोषित करने वाला पहला शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अगर पूछा जाए कवि घोषित तो अलाउद्दीन खिलजी, और किसके दरबार में सबसे पहले रहते थे, तो याद रखना बलबन के दरबार में। अगर पूछा जाए कि जिस समय आमिर खुसरो की मृत्यु हुई थी उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो नाम याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक, MBT था। सही है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि आमिर खुसरो ने कुल कितने शासकों का शासन प्रशासन देखा है, तो याद रखना इन्होंने 8 शासकों का शासन प्रशासन देखा है। और पूछा जाए कितने वंशों का शासन प्रशासन देखा है, तो याद रखना 3 वंशों का शासन प्रशासन देखा है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश है। सही। अगर वंश आते हैं तो 3, गुलाम, खिलजी, तुगलक, और राजा आते हैं तो ये याद रखना बलबन से लेकर और मोहम्मद बिन तुगलक तक जितने भी शासकाएं हैं सबका इन्होंने कार्यकाल देखा है। उसके बाद नेक्स्ट इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनका नाम याद रखना, पहेलियां और मुकेरियां इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन ओलिया। आमिर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन ओलिया और आमिर खुसरो दोनों की अगर पूछा जाए कब्र कहां पर है, दोनों की कब्र दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है तबला, कव्वाली, सितार, खड़ी बोली और हिंदुस्तानी शैली, इन सब का जनक कौन है, तो इन सब का जनक भी है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप सही से देखना जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो याद रखना, देखो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तबला, कव्वाली, सितार और खड़ी बोली, इनके तो ये जनक हैं। पहेलियां और मुकेरियां इनकी रचनाएं हैं। कितने शासकों का कार्यकाल देखा, 8, और कितने वंश थे, तो याद रखना 3। वास्तविक नाम मोहम्मद हसन, जन्म कहाँ हुआ था, पटियाला में, और कब हुआ था, 1253 में। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना उपनाम क्या है, तोताए हिंद, किसके दरबार में पहली बार गए थे या किसके दरबार से संबंधित थे, तो बलबन। ठीक है। जब किसके शासनकाल में मरे थे, मोहम्मद बिन तुगलक। कवि किसने बनाया है, तो कवि बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन ओलिया, और निजामुद्दीन ओलिया और इनकी स्वयं आमिर खुसरो दोनों की कब्र कहाँ है, तो दोनों की कब्र दिल्ली में है। सही है। आमिर खुसरो से क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन,
दिया गया है दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण जो स्थापित किया गया है ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। धर्म पर राज्य का नियंत्रण किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, क्योंकि इसने राजत्व का सिद्धांत दिया था। याद रखना कि राजत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका मानना ये होता था कि धर्म अलग होगा और जो मेरा प्रशासन होगा वो अलग होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी किस वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था या बनी थी। तो इस सबसे अधिक आयु में सुल्तान बनने वाला शासक भी है जलालुद्दीन खिलजी। तो याद रखना कितने वर्ष की आयु में बना था, तो ये बना था 70 वर्ष की आयु में। और ये जो है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बारे में बोलते हैं कि ये रक्त से घृणा करता था। तो रक्त से घृणा करने वाला सुल्तान कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद यही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होगा जिसके समय दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन आक्रमण करेगा। क्लियर है, तो याद रखना कि दक्षिण भारत पर जो आक्रमण हुआ किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन करेगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। सही है, दो क्वेश्चन बनते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ था, जलालुद्दीन के, किसने किया था, अलाउद्दीन ने। सही है, उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि ऐसा सुल्तान जो हिंदुओं के लिए उदार था। तो याद रखना हिंदुओं के लिए उदार होने वाला शासक ये भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना कब की गई। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। खिलजी वंश की स्थापना की गई थी 1290 में और ये कब तक रहते हैं, 1320 तक रहते हैं। सही है, अगर पूछा जाए खिलजी की राजधानी क्या थी, प्रारंभिक राजधानी थी इनकी किलोकरी। सही है, बाद में किलोकरी के बाद कहाँ आते हैं, बाद में आते हैं दिल्ली। तो याद रखना अगर पूछा खिलजी की पहली राजधानी किलोकरी और दूसरी राजधानी दिल्ली होती है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के शासनकाल में निम्न में से कौन सा युग अधिकारियों के नाम से सुमेलित नहीं है। अर्थात शासन व्यवस्था के कुछ अपने पद थे उनसे संबंधित बताना है जो सुमेलित नहीं है। पहला क्या है आपका, दीवान रियासत आर्थिक अधीक्षक होता था। हाँ बिल्कुल सही है, दीवान रियासत आर्थिक अधीक्षक होता था। उसके बाद बरीद ए मंडी ये गुप्तचर अधिकारी था। हाँ सही है। उसके बाद सहना ए मंडी ये बाजार अधीक्षक होता था। ये भी सही है, बचा हुआ यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो सुमेलित नहीं था क्या नहीं था, नाजिर जो अधिकारी था वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो था ये राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति है। तो नाजिर किसके साथ रहता था, राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासनकाल में, इसमें लिखा खालिशा या याद रखना खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खालसा भूमि दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छी भूमि होती थी। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छी भूमि कौन सी थी, तो कहना खालसा भूमि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन करने वाला शासक कौन था, या दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन सर्वप्रथम किस सुल्तान ने किया था। तो दशमलव प्रणाली पर सेना का गठन करने वाला जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी है। और इसने याद रखना अपनी सेना में हुलिया एवं दाग प्रथा का चलन भी किया था। तो याद रखना सेना पर हुलिया एवं दाग प्रथा का चलन किसके द्वारा चलाया गया था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मेन खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं। दो क्या लिखा है, 8 सुल्तानों का शासनकाल किस इतिहासकार ने देखा, बात कर चुके हैं आमिर खुसरो, जिसका वास्तविक नाम क्या है, मोहम्मद हसन। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
एकता प्रणाली के स्थान पर नगद वेतन पर आधारित एक विशाल सेना का गठन किया गया था। अर्थात एकता प्रणाली किसके द्वारा समाप्त की गई थी और उसके बाद नगद वेतन की प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये राजा होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। एकता व्यवस्था किसके द्वारा समाप्त की गई? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन की प्रणाली किसके समय अपनाई गई? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही। सही है। इसके कवि के बारे में बात कर चुके हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी के जो कवि थे आमिर खुसरो है। सही है। लेकिन अगर पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी के इतिहासकार कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अलाउद्दीन खिलजी के जो इतिहासकार थे उनका नाम याद रखना, कबीरुद्दीन आरसालान। सही है। नाम याद रखना कि अलाउद्दीन के जो आपके इतिहासकार थे, नाम याद रखना कबीरुद्दीन आरसालान थे, जबकि आमिर खुसरो कौन थे? ये इनके कवि थे। सही है। कवि और इतिहासकार दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है अपना, निम्न नगरों में से किसे कुतुब उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है? इसका नामकरण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, तो याद रखना कुतुब उल इस्लाम के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना देवगिरी को जाना जाता है, क्योंकि देवगिरी के शासनकाल में ही ये देवगिरी पर पहला आक्रमण करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? तो ये नाम रखा गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगर याद रखना कि अगर पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण आक्रमण कहाँ किया था, तो याद रखना देव नगरी या देवगिरी पर किया था। सही है। इसका नाम जो रखा गया है, नाम याद रखना कुतुबुल इस्लाम, और ये नाम रखा किसके द्वारा गया है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रखा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो सर्वाधिक मंगोल जो आक्रमण हुए हैं ये हुए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगर पूछा गया टोटल कितने आक्रमण हुए थे, तो याद रखना 6 आक्रमण हुए थे। और ये जो अलाउद्दीन है मंगोलों के आक्रमण से डरने के बाद सीरी के किले में छुप जाता है। ठीक है। तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमण से कहां छुपा था? तो याद रखना सीरी के किले में छुप जाता है। सीरी का किला इसी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शासकों में से किसने बाजार में पहली बार मूल नियंत्रण नीति लागू की थी? अर्थात अपनी बाजार व्यवस्था को सबसे मजबूत बनाया था। तो सबसे मजबूत बाजार व्यवस्था किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को दुनिया में किस लिए याद किया जाता है, तो भी ये भी याद रखना अलाउद्दीन खिलजी को पूरे विश्व में अपनी मूल बाजार नियंत्रण पद्धति के लिए याद किया जाता है। सबसे कठोर बाजार व्यवस्था किसकी थी? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी की सबसे कठोर बाजार व्यवस्था थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज का संबंध किससे है? तो दीवाने मुस्तकराज का संबंध है आपका राजस्व विभाग से। सही है। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया विभाग है। नाम याद रखना दीवाने मुस्तकराज। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया है, दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभी बात की हमने किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवाने मुस्तकराज की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, विंध्याचल की पहाड़ी को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति। दोनों का सेम वही अपना पैटर्न याद रखना, दोनों इसी तरह से पूछे जाते हैं कि विंध्याचल पहाड़ियों को पार करने वाला या दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी पहला तुर्क शासक है जो दक्षिण भारत गया था। या इस तरह से पूछा जाएगा कि विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल की जो पहाड़ी हमारी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, इनसे नीचे गया था या विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर कर गया था? तो कौन है शासक? अलाउद्दीन
खिलजी है। ये विंध्याचल पर्वतमाला पार करने के बाद देवगिरी पर आक्रमण करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? इसने अपना राज्याभिषेक कराया था जो इनकी पहली राजधानी थी। तो खिलजियों की पहली राजधानी क्या थी? किलोखरी। और इसी किलोखरी के महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझो इस क्वेश्चन को। देखो, इससे दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में किस क्षेत्र के विरुद्ध, तो पहला सैन्य अभियान तो होता है इसका देवगिरी के विरुद्ध होता है। लेकिन जब ये देवगिरी पर आक्रमण करता है उस समय ये सुल्तान नहीं था, उस समय ये सिर्फ सूबेदार के पद का होता है। सही, सुल्तान तो इसके चाचा होते हैं जिनका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सही है, तो ये याद रखना। अब देखो क्वेश्चन समझो, अगर ये पूछा जाए किसके शासन काल में किया था देवगिरी पर आक्रमण, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में किया हुआ था। किया किसने था? किया अलाउद्दीन ने ही था। सही है, तो पहला सैन्य अभियान तो इसका हो गया देवगिरी। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि जब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं शासक बना था तब वो पहला अभियान कौन सा करता है, तो शासक बनने के बाद पहला अभियान करेगा ये अपना गुजरात अभियान। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन को समझना कि पहला सैन्य अभियान अपने चाचा के समय देवगिरी पर किया था, लेकिन जब खुद शासक बन जाता है तो अपना अभियान करता है गुजरात पर, अलाउद्दीन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, दीवाने वकूफ नामक दीवाने वकूफ नामक पद का सृजन किस सुल्तान द्वारा किया गया है? तो दीवाने वकूफ का जो सृजन किया गया था, तो याद रखना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा किया गया था। सही है, तो याद रखना ये पद है दीवाने वकूफ, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा किया गया था। और इस पद का कार्य क्या होता था? इस पद का कार्य ये होता था कि प्रशासन में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, कोई गतिविधि ऐसी तो नहीं है कि जो हमारे खिलाफ चल रही है, उन पर नियंत्रण रखता था दीवानी वकूफ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है, सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी किस प्रांत का सूबेदार था? इसी की बात कर रहे थे हम, क्योंकि ये सुल्तान नहीं था, उससे पहले तो ये सूबेदार था। तो ये कहाँ का सूबेदार था? याद रखना कड़ा एवं मानिकपुर का सूबेदार था। तो अलाउद्दीन सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। अपने चाचा के समय ये इस पद पर रहता था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम हिंदुओं के प्रति उदारता दिखाई थी? इसके बारे में बात कर चुके हैं। हिंदुओं के प्रति उदारता दिखाने वाला जो शासक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। ये ऐसा सुल्तान था जो रक्त से घृणा करता था। तो याद रखना रक्त से घृणा करने वाला सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत पर आक्रमण होता है। तो दिल्ली सल्तनत में किसके शासनकाल में आक्रमण होता है दक्षिण भारत पर? तो याद रखना जलालुद्दीन के शासनकाल में। सबसे अधिक आयु में गद्दी पर बैठता है, कितने वर्ष में बैठता है? 70 वर्ष की आयु में बैठता है। उसके बाद इससे जो एक और क्वेश्चन बनता है, ऐसा सुल्तान जो हिंदुओं के प्रति उदार था या हिंदुओं के प्रति उदारता दिखाई थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। सही है, जबकि इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या इसका भतीजा और इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ही कर देता है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? अली गुरसस्प। अली गुरसस्प किसका नाम है? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है। जबकि इसकी उपाधि कौन कौन सी है? याद रखना युग विजेता। युग विजेता की उपाधि किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। इससे अलग जो इसे जानते हैं, याद रखना जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा या जनता के लिए पागलों जैसा कार्य करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इससे अलग जो आपको पता है, द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
धारण की गई थी, जिसके बचपन का नाम अली गुरसस था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है बहुत महत्वपूर्ण, विश्व का सुल्तान। विश्व के सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धारण की गई थी। नया धर्म कौन चलाना चाहता था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी है। सही है। जबकि इसके दरबारी कवि कौन थे? तो याद रखना आमिर खुसरो और इतिहासकार कबीरुद्दीन आरसलान थे। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ये खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? इसने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की थी क्योंकि तो मुबारक शाह करता है। सिकंदर सानी की ये नहीं करता क्योंकि ये अलाउद्दीन करता है। कुरान खां ये नहीं करता क्योंकि ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। इसकी एक ही उपाधि बनी शाइस्ता खां। तो याद रखना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, खिलजी वंश के शासकों को उनके क्रमानुसार सजाएं, अर्थात जो 4 शासक थे इन्हें क्रम पर लगाना है। पहला शासक हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा हो जाएगा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद हो जाएगा आपका मुबारक शाह और सबसे लास्ट में होता नासिरुद्दीन खुसरो। तो जो आंसर होगा वो होगा CDBA। CDBA ये इसका आंसर हो जाएगा जो इन्हें क्रम से लगाया गया है। सही है। टोटल कितने थे खिलजियों में? 4 ही थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक को भारत का सिकंदर या याद रखना द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका आंसर क्या आपका अलाउद्दीन खिलजी। जबकि खलीफा कौन घोषित करता अपने आप को? मुबारक शाह खिलजी। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? तो याद रखना राजा प्रताप रुद्रदेव से। सही है। ये कहां के शासक थे? तो ये याद रखना ये वारंगल के शासक थे। सही है। कहां के शासक थे? वारंगल के शासक थे। वारंगल को आज किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना तेलंगाना। तेलंगाना का ही प्राचीन नाम क्या था? वारंगल था। और यहाँ के राजा कौन थे? राजा प्रताप रुद्रदेव थे। इनसे मलिक काफूर कोहिनूर हीरा छीन लेता है। अगर पूछा जाए कि मलिक काफूर ने वारंगल या तेलंगाना आक्रमण कब किया था? तो याद रखना 1309 में किया था। और इस आक्रमण में दक्षिण भारत अलाउद्दीन नहीं आया था, उसके स्थान पर कौन आया था? याद रखना ये मलिक काफूर आया था। उसके बाद जब ये आपका तेलंगाना आक्रमण करता है तो यहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव से उनसे कोहिनूर हीरा ले जाता है। सही है। उसके बारे में याद रखना आप। अब मलिक काफूर के बारे में, इसे क्या बोलते हैं? इसे हजारी दिनार बोला जाता है मलिक काफूर को। मलिक काफूर का अन्य जो उपाधि है वो याद रखना ताज उल मुल्क, अर्थात देश का ताज, मुल्क का ताज। एक उपाधि किसकी है? ताज उल मुल्क। ये भी मलिक काफूर की है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये थर्ड जेंडर था। क्या ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा है? तो कहना हाँ बैठा है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक काफूर दिल्ली की गद्दी पर कितने दिन तक बैठा था? तो याद रखना मलिक काफूर दिल्ली की गद्दी पर 35 दिन तक बैठा था। सही है। ये मलिक काफूर से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। इसे खरीदा कब गया था? तो गुजरात अभियान के दौरान इसे खरीदा गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये हमारे खिलजी वंश से बनने वाले क्वेश्चन थे। ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। इन्हें पढ़ा हमने अपना पूरा विस्तार पूर्वक। उससे अलग जो आपको 1-2 पॉइंट याद रखने, अगर ये पूछा जाए कि सीरी का किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो याद रखें सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। इससे अलग जो पूछा जाता है, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल किसके द्वारा बनाया गया है? ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। इससे अलग जमात खाना
मस्जिद, जमात खाना मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनाए गए हैं। जबकि इससे पहले हम अलाई दरवाजे के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं। तो ये सीरी का किला, हजार खम्बा महल और जमात खाना मस्जिद किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये भी याद रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए हैं। और जो उसके बाद आपको याद रखना, अगर ये पूछा जाए राजा प्रताप रुद्रदेव किस वंश के थे, तो इनके वंश का नाम याद रखना, ये काकतीय वंश के थे। क्लियर है? तो जितने भी खिलजी वंश से हमारे क्वेश्चन बने हैं, जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं, सबको विस्तार पूर्वक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम बात कर चुके हैं। इसके बाद मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में तुगलक वंश के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।